पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। जमानत याचिका खारिज होने पर न्यायालय से फरार हुए आरईएस विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री और पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में पति को 7 वर्ष का कारावास। जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन के बाद कार्यालय के कर्मचारियों पर भी हो सकती है निलंबन की कार्रवाई। गरीबों के खाद्यान्न में शासन ने की 70% तक कटौती। कोविड-19 का बताया जा रहा है साइड इफेक्ट। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के एक मामले में फंसे अली दंपति जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद ही न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गए। 22 जनवरी को यह घटना उस समय घटित हुई जब बालाघाट के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बालाघाट सैयद शौकत अली 63 वर्ष और उनकी पत्नी नाजिया अली 58 वर्ष भ्रष्टाचार के मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायालय में उपस्थित हुए थे। किंतु विद्वान अदालत के द्वारा दोनों पति पत्नी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद वे न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गए। कोतवाली पुलिस फरार सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी श्रीमती नाजिया अली के विरुद्ध अपराध दर्ज कर दोनों की तलाश कर रही है, किंतु 2 दिन बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सैयद शौकत अली मूल रूप से विजयनगर इंदौर के रहने वाले हैं, जिनकी पहली नियुक्ति 30 मई 1979 में जिला दुर्ग के नवागढ़ में सब इंजीनियर के पद पर हुई थी। सैयद अली बालाघाट में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बालाघाट में कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए मई 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। सैयद अली ने अपने कार्यकाल के दौरान वैध आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी, जिसकी शिकायत पर 15 दिसंबर 2014 को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बालाघाट में छापामार कार्रवाई की गई थी। जांच में छिंदवाड़ा इंदौर में सैयद शौकत अली की चल और अचल संपत्ति पाई गई, जिन्होंने 2009-10 में छिंदवाड़ा में 4 हेक्टेयर जमीन खरीदकर करोड़ों रुपए का कॉलेज बनवाया था, जो उनके पत्नी नाजिया अली के नाम पर है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी संपत्ति पाई गई जो उनकी आय से अधिक थी। लोकायुक्त जबलपुर की जांच में सैयद शौकत अली के पास 10 करोड़ 20 लाख 46 हजार रुपए की संपत्ति पाई गई जो उनकी आय से अधिक थी। जबलपुर लोकायुक्त ने इस मामले में सैयद शौकत अली पिता सैयद सादिक अली 63 वर्ष और उनकी पत्नी नाजिया अली पति सैयद शौकत अली 58 वर्ष निवासी विजयनगर इंदौर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 532/2014 धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और धारा 120 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया था। 22 जनवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी नाजिया अली निवासी विजयनगर इंदौर के खिलाफ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभियोग पत्र पेश करने की सूचना के अधीन दोनों अभियुक्त सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी नाजिया अली अदालत में उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा जमानत आवेदन भी पेश किया गया था। जिले के बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मनेरी से छत्तीसगढ़ राज्य में बिहाई गई एक 28 वर्षीय महिला ने अपने पति, ससुर और सास के विरुद्ध दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मीनाक्षी वर्मा 28 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बेहला पुलिस ने मीनाक्षी वर्मा के पति कालेश्वर वर्मा, ससुर शिव प्रसाद वर्मा और सास मीनाबाई वर्मा निवासी कोलेंद्र थाना डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के विरुद्ध दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीनाक्षी का मायका ग्राम मनेरी थाना बेहला का है। 15 मई 2015 को मीनाक्षी का विवाह कालेश्वर के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही मीनाक्षी की सास मीनाबाई, ससुर शिव प्रसाद और पति कालेश्वर मीनाक्षी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे और मारपीट भी करने लगे। दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर मीनाक्षी को शादी के बाद से ही सास, ससुर, पति परेशान करने लगे।
सरकार के द्वारा फरवरी माह में विभिन्न सोसाइटियों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों में 70% की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण आने वाले महीनों में हितग्राहियों को राशन मिल पाए ऐसा संभव प्रतीत नहीं हो पा रहा है। आपको बताया कि कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हितग्राहियों को भारी मात्रा में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया था, जिसका असर आवंटन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। फरवरी महीने के लिए जो आवंटन जारी किया गया है वह महज 30% है। वहीं सेल्समैनों की माने तो हर सोसाइटियों को 400 से 500 हितग्राही जुड़े हुए हैं और उन्हें राशन उपलब्ध कराने में के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस प्रकार से आवंटन किया गया है उससे काफ़ी समस्या पैदा होने वाली है। वहीं इस मामले में जिला एवं खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजेश यादव का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जैसे उन्होंने दिया है तो दिसंबर से वो एक माह छोड़ के लेते हैं। जैसे अभी जनवरी की स्थिति है तो अगर इसका वो आवंटन वो करेंगे तो वो जाएगा मार्च में। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है इस हिसाब से वो लिया है। इसी मान से उन्होंने सबको लेके दिसंबर माह का जो उनका उनके मान से बैलेंस निकला क्लोजिंग बैलेंस उसको उन्होंने फरवरी में एडजस्ट किया है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर इसमें दुकान पे कुछ उपलब्ध है तो उसको उतना काट के उसको अगला उतना आवंटन दिया गया। लेकिन सर वाराणसी पुलिस ने रविवार की रात में लकड़ी से भरे ट्रैक्टर की जब्ती की कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर वाहन चेकिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर एवं संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच भी की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार की रात में वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी ट्रैक्टर में ट्रॉली से ऊपर तक लकड़ी भरकर जा रहे ट्रैक्टर से रोककर पूछताछ की गई तो ड्राइवर नशे में था, जिस पर ट्रैक्टर की जब्ती की कार्रवाई कर 185 के कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। रात्रि में गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर चालक शराब पी के उसको चला रहा था, तो वो उनका बेतरतीब और लापरवाही पूर्वक चला रहा था। इस पर उसको रोक के उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और 185 के तहत इसका तैयार करवाने न्यायालय पेश किया गया है और उसमें कुछ लकड़ी अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। उसके संबंध में वन विभाग को पत्राचार किया गया है कार्रवाई के लिए। वाराणसी थाना के अंतर्गत निवासी 20 वर्षीय युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी मंजीत नेवारे को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी 20 वर्षीय युवती ने भांडी निवासी मंजीत नेवारे से बातचीत करती थी। मंजीत नेवारे ने युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवती की शिकायत पर आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रविवार की रात को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वाराणसी न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सोमवार को पति की प्रताड़ना से आत्महत्या करने वाली मृतिका वैशाली भाजसे के मामले में आरोपी पति महेंद्र भाष्य को 7 वर्ष का कारावास, 5,000 रुपये का अर्थदंड एवं पृथक से 3 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका वैशाली भाष्य का विवाह महेंद्र भाष्य से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद महेंद्र भाष्य का स्थानांतरण तिरोड़ी माइंस में हो गया था, जहां पर आरोपी 5-6 वर्षों से मैनेजर जियोलॉजी के पद पर पदस्थ था, जिसने 4 वर्षों से अपनी पत्नी को मायके में रख दिया था, लेने नहीं जा रहा था, जिससे परेशान होकर महिला अपने पति के पास तिरोड़ी माइंस के क्वार्टर में रहने आई, जहां पर एक दिन बाद 30 जून 2016 को थाना तिरोड़ी के अंतर्गत ग्राम जमरापानी में स्थित क्वार्टर में पत्नी वैशाली भाष्य ने सीलिंग फैन से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। ये आरोपी मच्छेंद्र आत्मज रेवाजी भांसे, ये जो कि तिरोड़ी माइंस में अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, इनका विवाह भंडारे की मृतिका कविता के साथ हुआ था और ये विवाह के बाद से लगातार पत्नी को प्रताड़ित करते थे और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मेरी अन्य महिलाओं से संबंध थे, बिना महिलाओं के मैं नहीं रह सकता हूं। इस बाबत इन्होंने एक पत्र भी लिखा था और जब ये प्रताड़ित रहती थी तो कुछ दिन के लिए अपने मायके गई थी। मायके में इसने एक पत्र लिखी थी कि इसकी अन्य महिलाओं से संबंध होने के कारण आए दिन प्रताड़ित करता है, परेशान करता है और ये मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि अब इसके साथ रहना मेरा मुश्किल है, इसलिए मैं अपनी मुक्ति चाहती हूँ। ऐसा पत्र लिखी थी
जो कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां ने उसके यहाँ घर में जो कॉपी रहती थी उससे प्राप्त हुआ, जिसे उसने पुलिस थाने में पेश किया और उसके आधार पर उसके खिलाफ 306। बालाघाट तहसील के ग्राम रट्टा के निवासी सुमेर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि उसे वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पा रहा है, जबकि वह पिछले 40 वर्षों से वहां पर निवास कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज वनाधिकार पट्टा संबंधित इस शिकायत के समाधान के लिए बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे रट्टा पहुंचे तो पता चला कि शिकायतकर्ता के घर तक 4 पहिया वाहन नहीं जा सकता है। इस पर वे बाइक पर सवार होकर शिकायतकर्ता सुमेर सिंह के घर पहुंचे और वनाधिकार पट्टा दिलाने संबंधी वस्तु स्थिति का निरीक्षण किया। सुमेर सिंह अपनी शिकायत के निराकरण के लिए एसडीएम के मौके पर पहुंचने से बहुत खुश हुआ। एसडीएम श्री बोपचे ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से सुमेर सिंह का वनाधिकार पट्टा नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब मौका निरीक्षण के बाद उसका वनाधिकार का पट्टा बन जाएगा और उसे शीघ्र ही प्रदान कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा बालाघाट जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे पर निलंबन जैसी कार्रवाई की गई, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी कार्रवाई के दौरान केवल जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ही दोषी थे या फिर उनके कार्यालय में चल रहा अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम में बाबू वर्ग भी शामिल था। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री लटारे पर कार्रवाई के बाद अब कानाफूसी यही चल रही है कि बाबुओं ने गलत जानकारी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी साहब को दी, जो उनके द्वारा वरिष्ठ स्तर पर प्रेषित कर दी गई। और कार्रवाई केवल साहब के ऊपर ही क्यों, दोषी बाबुओं पर क्यों नहीं? क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी का काम तो केवल वरिष्ठ स्तर से आए हुए आदेश को निर्देश में बदलना और उस आदेश का पालन करते हुए पूछे गए सवालों का जवाब देना है, जिसका जवाब बाबू तैयार करते हैं। फिर पूरी गलती बाबू वर्ग ने की थी तो भुगतना अकेले प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को क्यों पड़ रहा है? तो क्या शासन आगामी दिनों में इस पूरे पटाक्षेप का दूध और पानी का पानी करेगा और अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई करेगा? गलती बालाघाट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हुई है, जिसकी जानकारी दूर तलक भोपाल तक पहुंच गई और वहां से कार्रवाई का लेटर भी आ गया। विभागीय सूत्रों और पूर्व में इस विभाग से जुड़ रहे लोगों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बीते कई वर्षों से अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे कार्य चल रहा है। तभी तो वरिष्ठ स्तर से मिलने वाले आदेश को हवा करते हुए अपने आदेश दे दिए जाते हैं, जिस कारण मैदानी स्तर पर उसका भुगतान शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। पूरा मामला शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है, जिसकी गलत जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा 99% बार सही जानकारी नहीं दी जाती, जिसका बड़ा कारण यहाँ वर्षों से कार्यालयों में जमे हुए बाबू है। जिले में आज भी सैकड़ों स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली है, बावजूद इसके कि पोर्टल में गलत जानकारी दी जाती है कि शिक्षकों के पद ही नहीं है। दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर प्राचार्य अतिथियों की भर्ती करते हैं। हालात यहाँ तक ही नहीं, इससे भी अधिक खराब है। बीते वर्ष शेष अतिशेष का जो खेल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चला, उसके तो ऐसे कई दर्जनों उदाहरण शिक्षा विभाग ने पेश किए, जिसमें भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण दिखाई देते हैं। शिक्षकों को स्कूल आवंटन के दौरान चढ़ोतरी देने वाले शिक्षकों को मन मर्जी के स्कूल मिल गए। इस दौरान इस बात का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया कि चढ़ोतरी देने वाला शिक्षक बिना चढ़ोतरी देने वाले शिक्षक से कई वर्ष जूनियर है। यही नहीं, ऐसे दर्जनों प्राथमिकताएं बिना चढ़ोतरी देने वाले शिक्षकों के पास थी, लेकिन कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही खेल शिक्षा विभाग बालाघाट में चलता रहा। नतीजा आज पूरे शिक्षा विभाग का सिस्टम कोलैप्स होता दिखाई देता है। जब एक स्थान पर कुछ विषय शिक्षक अतिशेष होते हैं, उसी स्थान पर कुछ अन्य उसी विषय के शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां विषय शिक्षक अपने विषय से अलग हटकर दूसरे विषयों की पढ़ाई करवाता है। यह हालात वर्षों से बालाघाट जिले के भीतर शिक्षा विभाग में बना हुआ है। इसका बड़ा नतीजा यह है कि जिले के भीतर लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रभारियों के भरोसे जिला शिक्षा विभाग की नैया चल रही है। इस दौरान प्रभारी कौन बनेगा, उसके पीछे भी बड़ी खींचातान और प्रतिस्पर्धा होते दिखाई देती है, क्योंकि प्रभारियों को यदि पद के विपरीत बड़ा पद चाहिए तो उन्हें भी चढ़ोतरी देनी होती है। नतीजा पूरा विभाग ही चढ़ोतरी देकर कारखाना बन गया है। इसलिए तो नियम जाए कचरे की टोकरी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात बन गए।
पिछले 5 दिनों से लापता एक ही परिवार की 2 सगी नाबालिग बहनों को पुलिस ने दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की एक परिवार की 2 नाबालिग लड़कियां 20 जनवरी से लापता थी, जिनकी गुमशुदगी की सूचना उनके परिजनों के द्वारा 24 जनवरी को लालबर्रा थाने में दर्ज करवाई थी, जिसे पुलिस ने महज 16 घंटे के भीतर ही उन्हें दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं नाबालिगों की तलाश में पुलिस की मदद करने वाले ग्राम सलाई लिप्टन टोला निवासी 14 वर्षीय कुमारी सलोनी मस्कोले को 26 जनवरी के दिन पुरस्कृत किए जाने की भी बात कही गई। अन्य लोगों ने कुछ बताया कि कभी इधर देखी कभी उधर। कुमारी सलोनी मस्कोले हैं जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया, तो मैं आपके माध्यम से उनको और उनके परिजनों को, उनके स्कूल को, मतलब जहाँ भी सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इतनी जागरूक की है बच्ची कि इसने 4 दिन पुरानी उसने जाते हुए इन 2 बच्चों को देखा होगा, लेकिन पूछताछ के दौरान सिर्फ फोटोग्राफ दिखाने से और पता करने से वो झिझकी नहीं, उसने अपना मेमोरी याददाश्त पे जोर देते हुए वो घटना याद की कि हाँ मेरे सामने 2 बच्चियाँ इधर से निकली थी और वो जगह करीब 3-4-5 किलोमीटर दूर थी जहाँ से निकली थी। साइकिल जाती शायद स्कूल, तो वो पुलिस की टीम को अपनी साइकिल में आगे जाके लेके गई कि इस जगह देखा था और इस तरफ जा रही थी वो। तो वो हमको काफ़ी एक अच्छा क्लू मिला। उसके बाद भी आगे जाके थोड़ा और सर्च करना पड़ा, लेकिन उस डायरेक्शन देने से वो दोनों बच्चियाँ सकुशल एक घर में मिली जहाँ पे भी वो अपना उन्होंने एड्रेस नहीं बताया था, तो उस घर वाले ने उन्हें सुरक्षित रखा हुआ था, जो कि टीम के बनने के बाद उन्होंने सुपुर्द किया और उनके परिजनों से भी उनको मिला दिया गया। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। You're